हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डायग्नोसिस ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, आज जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ओके, मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ये क्या होता है? तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड नॉर्मल तरीके से क्लॉट मतलब थक्का नहीं बन पाता, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग मतलब अधिक रक्तस्राव होती है, या कभी कभी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशंस भी हो सकता है। हिमेटोलॉजी इन डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस मतलब पहचान, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। ठीक है, तो ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अब हम देखेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ हिमेटोलॉजी इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में देखें तो हिमेटोलॉजी डॉक्टर के हेल्प को क्या करती हैं, हेल्प कराती हैं कि ब्लीडिंग का एक्सट्रैक्ट कॉज मतलब कारण के आइडेंटिफाई करने में। ओके, और ये क्या हेल्प करती हैं डॉक्टर के लिए? तो जो हमारी प्लेटलेट्स की नंबर्स और फंक्शन चेक करने में। ओके, फिर है ये क्लॉटिंग फैक्टर्स की डिफिशियंसी डिटेक्ट करने में ये क्या करती हैं, डॉक्टर की हेल्प करती हैं। डिसीज़ की सीवियरिटी को एक्सेस करने में, टाइमिंग, ट्रीटमेंट का रिस्पांस मॉनिटर करने में ये डॉक्टर्स की हेमाटोलॉजिकल हेल्प करती है। सीवियरिटी, ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि कॉमन ब्लीडिंग्स डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमारा है हीमोफीलिया। तो ये हीमोफीलिया एक जेनेटिक हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जो पेशेंट के चिल्ड्रन में इनहेरिट होते हैं। इस डिसीज़ में बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। हीमोफीलिया ए में फैक्टर्स 8 की डिफिशियंसी होती है। हीमोफीलिया बी में फैक्टर्स 4 की डिफिशियंसी होती है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमको, छोटी इंजरी के बाद भी ब्लीडिंग देर तक चलती रहती है। ठीक है, नोज ब्लीडिंग या फिर नाक से क्या होता है, खून निकलना। ठीक है, गम ब्लीडिंग, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग, या हमारी मसल्स ब्लीडिंग या आई बर्निंग। ठीक, ईजिली क्या होता है, ये जल्दी निडल निशान पड़ जाते हैं। अगर जो हम इसी के डायग्नोसिस की बात करें तो APTT प्रोलॉन्गेस्ट होते हैं और PT यूजली नॉर्मल होती हैं, और फैक्टर्स हमारे 8 या फैक्टर्स 4 इजी डायग्नोसिस कंफर्म करता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स रिप्लेस किया जाता है, और माइल्ड हीमोफीलिया ए में डिमॉन्स्ट्रेशंस दिया जाता है। पेन मैनेजमेंट और फिजियोथेरेपी और जॉइंट अफेक्टेड होते हैं इसमें। ओके, अब हमारा है वॉन ब्लीडिंग रोग डिसीज़। तो इसमें वॉन ब्लीडिंग इसमें क्या होता है, विली ब्रॉन्ड डिसीज़। ये सबसे कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग्स डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें जो हमारे वॉन ब्ली ब्रॉन्स फैक्टर्स की डिफिशियंसी या फंक्शन होती हैं। इसमें फंक्शंस क्या होंगे, ये हमारे प्लेट को क्या करते हैं, इंजर्ड ब्लड वेसल से चिपकाने में हेल्प करते हैं, और
फैक्टर्स 8 को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें जो फ्रिक्वेंट नोज ब्लीडिंग्स या गम ब्लीडिंग या हैवी मिस्चुरेशंस ब्लीडिंग्स या इजी बर्निंग या टू एक्सट्रैक्ट टू या सर्जरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, ठीक है, तब इसमें ये सारे सिम्टम्स क्या होंगे, हमको देखने को मिलेंगे। इसमें ये होता है कि डायग्नोसिस अगर जो हम करवाएंगे तो ब्लीडिंग टाइम्स, जिसको हम बी और टी बोलते हैं, ये प्रोलॉन्गेस्ट हो सकती हैं। प्लेटलेट काउंट यूजली नॉर्मल होता है, ठीक। और ट्रीटमेंट की अगर जो बात करें, डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, एंटी फाइब्रिनोटिक्स ड्रग दिए जाते हैं और सीवियर केस में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी किया जाता है। फिर हम बात करेंगे इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये भी इसका मतलब है प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल से कम होना। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट तो हमारी 1,50,000 से 4,50,000 माइक्रोलीटर्स में होती है। इसमें जो हमें कारण देखने को मिलता है, बोन मैरो डिसऑर्डर्स, वायरल इन्फेक्शंस जिसको हम डेंगू बोलते हैं, या ल्यूकेमिया या कीमोथेरेपी, ऑटो इम्यून डिसीज़, कुछ मेडिसिन्स, ठीक है। अगर जो हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो स्किन पर छोटे रेड स्टॉप बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम पेचेस बोलते हैं, और पर्पल पैचेस या गम ब्लीडिंग्स या नोज ब्लीडिंग या हैवी मैचुरेशन ब्लीडिंग या छोटी सी इंजरी में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, तो ये क्या है, इसके कॉज मतलब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब अगर जो हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सीबीसी, प्लेट काउंट या पेरीफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक। बोन मैरो की एग्जामिनेशन अगर ज़रूरत हो तो। ट्रीटमेंट के इसी हिसाब से बात करें तो प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन्स और स्टेरॉयड, अनडायरेक्टली डिसीज़ का ट्रीटमेंट करना, प्लेटलेट्स कम करने वाली मेडिसिन बंद करना, है ना। फिर हम बात करेंगे इसमें प्लेटलेट्स फंक्शंस डिसऑर्डर्स। इसमें इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो सकता है लेकिन प्लेटलेट प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। इसमें क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉज देखने को मिलेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होगा या एस्प्रिन और कुछ मेडिसिन्स, किडनी डिसीज़, लीवर डिसीज़ हो सकता है। सिम्टम्स अर्ली बर्निंग्स या गम ब्लीडिंग्स या नोज ब्लीडिंग्स या हैवी मैचुरेशंस ब्लीडिंग्स, इंजरी के बाद प्रोलॉन्गेस्ट ब्लीडिंग हो, ठीक है। अगर जो हम इसकी डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो प्लेटलेट्स फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे, ब्लीडिंग टाइम देख लेंगे और प्लेटलेट एग्रीगेशन की स्टडी करेंगे, ओके। ट्रीटमेंट एक्सप्रीन जैसे ड्रग्स बंद करना, प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना और डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाना, अंडर लाइनिंग डिसीज़ के ट्रीटमेंट को ट्रीट करना, ओके। फिर हम बात करेंगे इसमें डिससेमेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशंस, इसमें जैसे कि डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जिसको हम DIC बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि DIC एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है। इसमें बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। रिजल्ट में पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग होने लगती है। किस कारण ऐसा होता है?
सीवियर अगर जो इन्फेक्शन हो गया हो या फिर किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ हो या कैंसर हुआ हो या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, ठीक, स्नैक बाइल मेजर सर्जरी के कारण, ये सारे कारण के होने के कारण ये केसेस देखने को मिलता है। क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे? वही है हमारे यूरिन में ब्लड आना या स्टूल में ब्लड आना, ऑर्गन्स क्या हो, एक्सटर्नल ऑर्गन डैमेज होना, स्टॉक्स या गम ब्लीडिंग्स या इंजेक्शन साइट से ब्लीडिंग हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अगर जो हम डायग्नोसिस करवाएं, टेस्ट की बात करवाएं तो प्लेटलेट्स काउंट डिसीज और हम प्लेटलेट्स प्रोलॉन्गेस्ट फाइब्रोजेनेसिस डिस्क्राइब्ड और डी डिमनर्स इंक्रीज्ड, ओके। अगर जो हम इसी तरीके से ट्रीटमेंट की बात करेंगे, अंडरलाइनिंग कॉज ट्रीट करना, फ्रेश फ्रोजोन्स प्लाज्मा या प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन्स, क्रायोक्रिस्टेट, आईवी फ्लूइड और ऑक्सीजन सेलेक्टेड द पेशेंट में हेपेरिन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे हमारे लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में प्लेटलेट काउंट्स, तो प्लेटलेट काउंट्स ये टेस्ट ब्लड में प्लेटलेट की टोटल नंबर बताते हैं। जैसे कि नॉर्मल वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1,50,000 और 4,50,000 माइक्रोलीटर्स, ओके, प्लेटलेट्स काउंट की। कम प्लेटलेट्स काउंट से ब्लीडिंग का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लीडिंग टाइम जिसको हम बीटी बोलते हैं, ये टेस्ट बताते हैं कि स्किन इंजरी के बाद ब्लीडिंग कितनी देर तक चलती है। नॉर्मल वैल्यू 2 से 7 मिनट या फिर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट्स डिसऑर्डर्स या वॉर्म ब्लड डिसीज़ हो सकती है। अगर जो हम क्लॉटिंग टाइम की बात करें जिसको हम बोलते हैं CT, तो ये ब्लड क्लॉट बनने का टोटल टाइम को मेज़र करते हैं। इसमें नॉर्मल वैल्यू 5 से 10 मिनट्स होती है और CT स्कैन होता है। हीमोफीलिया और क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफिशियंसी होती है। अब हम बात करेंगे PT मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स, तो PT एक्सटेंसिव और कॉमन कोगुलेशंस पाथवे को इवेलुएट करता है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 11 से 15 सेकेंड होती है। अब प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स इंक्रीज होता है, जैसे कि लीवर डिसीज़ हो गया या विटामिन की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्टिवेट प्रैक्टिकल थ्रोम्बोब्लास्टिन्स टाइम्स, तो जिसको हम APTT बोलते हैं। ये इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे इवेलुएट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर जो इसकी देखी जाए 25 से 35 सेकंड की होती है। तो PTT इंक्रीज होता है, हीमोफीलिया भी इंक्रीज होता है, हिपेरिन थेरेपी होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे INR इंटरनल नॉर्मलाइज्ड रेट। इसमें क्या होता है, INR मेनली वारफरीन ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होती है। नॉर्मल INR ये 0.8 से 1.2 की ड्यूरेशन होती है। इसकी थेराप्यूटिक्स क्या होगी, 2 से 3। फिर हम बात करेंगे इसी में फाइब्रोजेंस एसे, ठीक है। फाइब्रोजेंस एसे में ये होता है, ये ब्लड में फाइब्रोजन प्रोटीन की क्वांटिटी मेज़र करते हैं। नॉर्मल वैल्यू 200 से 400 mg पर DL है, ठीक है। फाइब्रोजन लेवल कम होता है जिसको सीवियर लीवर डिसीज़ या एक्सेसिव ब्लीडिंग में। अब अगर हम इसमें बात करेंगे
ट्रीटमेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, क्या ट्रीटमेंट होंगे? ट्रीटमेंट डिसीज के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स रिप्लेसमेंट, जिसको हम हीमोफीलिया पेशेंट में मिसिंग फैक्टर्स दिया जाता है। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन्स, तो प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम होने पर फ्रेश फॉरेजीन्स प्लाज्मा, जिसको हम FFP बोलते हैं, तो ये मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। साइट क्रायो प्रिसिपिटेट, तो ये फाइब्रोजन्स और फैक्टर्स 8 प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करेंगे डिस्पो प्रेजेंस, जिसको हम DDAVP बोलते हैं, ये वॉन विलब्रेंट, तो वॉन विलब्रेंट डिसीज और माइल्ड हिपोफीलिया ए में यूजफुल होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो कुछ कंडीशन जैसे DIC से सेलेक्टेड कॉज में यूज़ किया जाता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के डिफिशियंसी और वारफरीन ओवरडोज में दी जाती है। सपोर्टिव केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, IV फ्लूइड और ऑक्सीजन थेरेपी और अंडरलाइनिंग डिसीज़ को ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें रूल्स ऑफ हीमेटोलॉजी में देखें तो हीमेटोलॉजी का मेन रूल है कि एर्लियर डायग्नोसिस करना, करेक्ट लैबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करना और प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना, प्रॉपर ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना और पेशेंट की रिकवरी को मॉनिटर करना, सीवियर ब्लीडिंग और कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, प्रिवेंट करना। ओके, इसमें जैसे कि हमारा हीमोफीलिया ए है तो फैक्टर्स 8 डिफिशियंसी, बी है तो फैक्टर्स 4 डिफिशियंसी। इसी तरीके से हमारे हीमेटोलॉजिकल्स मैनेजमेंट ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को मैनेज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मीन्स पोषक संबंधी कमियों का मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का मतलब है बॉडी में एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस, मतलब कि ज़रूरी पोषक तत्व, जैसे हमारे आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फोलिक एसिड्स और अन्य विटामिन और मिनरल्स की कमी होना, ये क्या होते हैं, न्यूट्रिशनल रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBCs बनाने और उनके नॉर्मल फैक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब इन न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है तब बॉडी में एनीमिया, मतलब खून की कमी डेवलप हो सकती है। हीमेटोलॉजी लेबोरेटरी टेस्ट की हेल्प से डिफिशियंसी का एक्सट्रैक्ट कॉज क्या करते हैं, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस शुरू किया जा सकता है। ठीक है, अगर जो हम इसके रूल ऑफ हीमोफीलिया की बात करें तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी में हीमेटोलॉजिकल्स डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी का अर्ली डायग्नोसिस करने में और एनीमिया के एक्सट्रैक्ट टाइप को आइडेंटिफाई करने में, ब्लड सेल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को इवेलुएट करने में और डिफिशियंसी की सीवियरिटी को एक्सेस करने में ये क्या करती है, मदद करती है। ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने टाइम और फ्यूचर्स कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में। कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी अफेक्टिंग द ब्लड, जैसे आयरन डिफिशियंसी मीन्स आयरन की कमी। ओके, आयरन डिफिशियंसी बनने के लिए एसेंशियल्स मिनरल्स हैं, इसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाता है। इसमें किस कॉज में, तो आयरन रिच डाइट की कमी या फिर क्रोनिक ब्लड लॉस, हैवी
मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग्स या पिल्स या अल्सर की वजह से, प्रेगनेंसी के टाइम्स या इंटेस्टाइनल वॉर में पुअर एब्जॉर्प्शंस फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। ओके, फिर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो इसमें वीकनेस मतलब कमजोरी आना, फटीग्स जल्दी थक जाना, पेल स्किन चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, डाइजनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में समस्या होना, ठीक है। हेयर फॉल बालों का झड़ना, बिटर नेल्स, ठीक। तो ब्लड फाइंडिंग्स में, तो इसमें क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन डिस और आरबीसीज काउंट डिक्रीज़ हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी हमारा डिक्रीज़ हो जाता है। एमसीवी डिक्रीज़, जिसको हम माइक्रोसाइटिस आरबीसीज बोलते हैं, या एमसीएच भी डिक्रीज़ हो जाता है। सीरम फेरिक डिसीज़ डिक्रीज़ हो जाता है और सीरम्स आयरन भी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर जब इसकी हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आयरन टैबलेट या आयरन इंजेक्शन की यूज कर सकते हैं, और आयरन रिच डाइट जैसे कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ठीक, और स्पाइनेच लीफ, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो जल्दी ट्रीट हो जाएगा। विटामिन सी के साथ आयरन लेना अब्जॉर्प्शंस इम्प्रूव करते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर जो हम बात करेंगे इसमें विटामिन बी 12 डिफिशियंसी की, तो विटामिन बी 12 डीएनए सिंथेसिस और नॉर्मल आरबीसीज फॉर्मेशंस के लिए ज़रूरी विटामिन्स हैं। ये नर्वस सिस्टम्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जो हम इसके कॉज की बात करें तो वेजिटेबल्स डाइट में डिफिशियंसी या हमारे इंटेस्टाइन डिसीज़ या पुअर एब्जॉर्प्शंस। ओके, सिम्टम्स की बात करें तो फटीग्स, वीकनेस और मेमोरी प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज वॉकिंग, ग्लोसिस, रेड टंग्स, ठीक है। ब्लड फाइंडिंग्स में हीमोग्लोबिन्स डिक्रीज हो जाते हैं, हाइपर सेगमेंटेशन न्यूट्रोफिल्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम फोलिक एसिड एंड डिफिशियंसी की बात करें, एसिड डिफिशियंसी की, तो फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस और आरबीसी का मेच्योरेशंस के लिए इसेंशियल्स विटामिन्स हैं। इसमें पुअर डाइट या प्रेगनेंसी या एल्कोहलिज्म्स में मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर्स और सर्टेन मेडिसिन्स, इसके ये कुछ कॉज देखे गए हैं। इसमें जो सिम्टम्स अगर जो हम देखें तो वीकनेस, फटीग्स, पेल स्किन्स, माउथ अल्सर्स, पुअर एपेटाइट। फूड फाइंडिंग्स, ये माइक्रोसाइटिक्स एनीमिया, एमसीवी इंक्रीज, सीरम फोलेट डिसीज। ट्रीटमेंट फोलिक एसिड टैबलेट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और सर्टन फ्लूड और बेटर्स होल ग्रेन, ठीक। अदर्स न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की अगर जो हम बात करते हैं इसमें, तो कुछ और न्यूट्रिशन भी ब्लड फॉर्मेशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे विटामिन B6 डिफिशियंसी, ये साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। कॉपर डिफिशियंसी एनीमिया और लो WBC काउंट करते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी में आरबीसीज प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, और विटामिन सी डिफिशियंसी में तो आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होते हैं और ब्लीडिंग गम और डेलिंग वुड हीलिंग हो सकती है। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट यूज टू एक्सेस न्यूट्रिशनल्स डिफिशियंसी, जिसको हम हीमोग्लोबिन्स HB एस्टिमेशंस बोलते हैं। ये टेस्ट ब्लड में हीमोग्लोबिन को की अमाउंट मेज़र करता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंस होते हैं, एनीमिया डायग्नोसिस करने का सबसे कॉमन टेस्ट होता है। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब ब्लड ऑक्सीजन को कैरी कैपेसिटी कम हो जाती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी मेल में 13 से 17 ग्राम पर DL होगा और फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर DL होगा। कंप्लीट
ब्लड काउंट जिसको हम सीबीसी बोलेंगे, तो कंप्लीट ब्लड काउंट में सीबीसी ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट इवेलुएट करते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट और हेमाटोक्रिप्ट या आरबीसीज का इंडिकेट्स। तो आरबीसी से एनीमिया का टाइप और सीवियरिटी का आइडिया मिलता है। रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी इंडिकेट आरबीसी इंडिसाइड्स करते हैं, जैसे कि एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू। तो आरबीसी का एवरेज साइज बताता है कि लो एमसीवी तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया जिसको हम माइक्रोसिस्ट एनीमिया बोलते हैं, हाई एमसीवी विटामिन बी12 या फोलिक एसिड या डिफिशिएंसी मायोक्रिप्टिस एनीमिया। फिर हम एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलस हीमोग्लोबिन्स, ये एक आरबीसीज में एवरेज हीमोग्लोबिन अमाउंट बताते हैं। आयरन डिफिशिएंसी में एमसीएच डिक्रीज होता रहते हैं। फिर हम बात करेंगे एमसीएचसी मीन्स कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, ये आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बनाते हैं और आयरन डिफिशिएंसी में एमसीएचसी डिक्रीज होते रहते हैं। रेटिकुलोसाइटिस काउंट, ये रेटिकुलोसाइटिस इनमेच्योर्स आरबीसीज होते हैं। ये बताते हैं कि बोन मैरो कितनी एक्टिवली नए आरबीसीज बनाए रहते हैं। और लो रेटिकुलोसाइट्स जिसको बोन मैरो एस्पोन्स कहते हैं या हाई रेटिकुलोसाइट काउंट, ये बोन मैरो रिकवरी या ब्लड लॉस के बाद रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिर बात करेंगे पीबीएस पेरीफेरल ब्लड स्मीयर्स, तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड सेल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंस होते हैं, ये डॉक्टर्स आरबीसीज का साइज, शेप और कलर्स एबनॉर्मल सेल को सब इवेलुएट करते हैं। इसमें माइक्रोसाइटिस्ट, हाइपोक्रोमिक आरबीसीज, आयरन डिफिशियंसी या माइक्रोसाइटिस्ट, विटामिन बी12, फोलिक एसिड डिफिशियंसी होती है। तो सीरम्स, इसमें क्या होता है, सीरम आयरन, ये ब्लड में सर्कुलेटिंग आयरन को मेज़र करते हैं। ठीक है। विटामिन बी12 का लेवल, विटामिन बी12 में विटामिन बी12 की क्वांटिटी को मेज़र करता है। ठीक है। सीरम फोलेट लेवल में ये ब्लड में फोलिक एसिड की अमाउंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में बात करें तो अगर डिफिशिएंसी का ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो तो पेशेंट में सीवियर एनीमिया, एक्सट्रीम फटीग्स, वीकनेस और रिड्यूस द इम्यूनिटी, फ्रीक्वेंसी इन्फेक्शंस, पुअर कंसंट्रेशन और न्यूरोलॉजिकल डिसीज, स्पेशली विटामिन बी12 डिफिशिएंसी, ग्रोथ द ट्रेडिशनल इन चिल्ड्रंस या प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन में, पुअर फिजिकल्स एंड मेंटल डेवलपमेंट में। मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिफिशिएंसी के कॉज को अकॉर्डिंग दिया जाता है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशंस, आयरन टैबलेट, विटामिन बी12 इंजेक्शन टैबलेट, फोलिक एसिड टैबलेट और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और अगर जो हम डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात करें तो आयरन रिच फूड जैसे कि स्पाइनेच हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गया, गुड़ हो गया जिसको जंजरी बोलते हैं, डेट्स खजूर लेंगे, लीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें लेंगे। विटामिन बी12 रिच फोलेट में जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया और फिश हो गया, चिकन मीट, ये से फोलेट रिच फोलेट में इसमें ग्रीन लीफ विटामिन और बीन्स लेंगे। ठीक है। होल ग्रेन मतलब अंकुरित वाले जो हम अनाज। रोल ऑफ हिमेटोलॉजी में तो अर्लियर डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या आइडेंटिफाइंग द एक्सट्रैक्ट कॉज ऑफ एनीमिया, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी टेस्ट और मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, प्रिवेंटिंग सीवियर एनीमिया एंड कॉम्प्लिकेशंस, इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ, इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टाइल। ठीक है।
तो ये हमारा क्या था, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड स्टडी इन हीमेटोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।